बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली दफ़ा अपनी बुक के चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था। और पिछले सेशन की पहली वीडियो में हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को इंट्रोडक्शन पार्ट्स को देखा था, जिसमें आफ्टर डेफिनेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की कुछ टाइप्स देखी थी। ऐसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो प्रोजेक्ट से पहले किया जाता है, ऐसा जो प्रोजेक्ट के दौरान किया जाता है, और ऐसा जो प्रोजेक्ट के बाद किया जाता है, और उनके अपने सबके यूजेस भी देखे थे। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से एसोसिएटेड कॉस्ट्स को डिस्कस किया था कि इससे इसका खर्चा क्या होता है। फिर हमने उसकी डिमांड के बारे में बात की थी कि क्यों ज़रूरत पड़ती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की। क्योंकि ये चैप्टर 1 है, हम सब चीज़ों को इंट्रोडक्टरी लेवल पे देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मज़ीद हम आहिस्ता आहिस्ता एलेबरेट करते जाएंगे। उसके बाद फिर हमने सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जो सेकंड वीडियो थी, उसमें मेजर स्टेप्स इन सीबीए को स्टार्ट किया था और पहले 5 स्टेप्स देखे थे। जो सबसे पहला स्टेप था वो पर्पस एक्सप्लेन करने का था कि सीबीए होता क्या है। उससे पहले हमने अपने लिए एग्जाम्पल्स का कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करने के लिए एक स्टडी जो कि कनाडा में हुई थी, जब वो एक हाईवे बना रहे थे कि बनाइए बनाए या ना बनाएं, और बनाएं तो अ, उसकी डिटेल्स क्या हों, उसको हमने एग्जाम्पल लिया। और फिर पहले स्टेप को देखा कि पर्पस क्या होता है सीबीए का। फिर दूसरे स्टेप को देखा कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा, ताकि पता लगे बेनिफिट्स किसके ज़्यादा हैं, ताकि उसको किया जाए। फिर उसके बाद हमने स्टेप 3 देखा, जिसका मकसद ये होता है कि ये इस्टेब्लिश किया जाए कि स्टैंडिंग किस किस की है, यानी किसके कॉस्ट और बेनिफिट को जो है हम शुमार करेंगे। फिर स्टेप नंबर 4 को हमने देखा, जिसमें हमने जब इम्पैक्ट्स को देख लिया कि कौन कौन से हैं, तो उनको कैटेगराइज किया। इम्पैक्ट का मतलब है कॉस्ट्स और बेनिफिट्स दोनों। उनको कैटेगराइज किया, कैटलॉग किया, और फिर फैसला किया कि इनको मेजर कैसे करेंगे या नापेंगे कैसे। इन सब में हम साथ साथ एग्जांपल्स देख रहे थे। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप था, जिसमें हमने प्रिडिक्ट करना था कि इम्पैक्ट सिर्फ आज की टर्म्स में नहीं देखने, बल्कि फ्यूचर की टर्म्स में भी देखने हैं। जितनी इस प्रोजेक्ट की लाइफ है उस तक देखने हैं इम्पैक्ट, यानी बेनिफिट्स और कॉस्ट दोनों। और यहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि आज की चीज़ों को तो किसी हद तक हम क्लैरिटी से बता सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना है, लेकिन जो जो फ्यूचर में हम आगे जाते जाएंगे तो श्योरिटी के साथ बताना मुश्किल होता जाएगा। जिसका मतलब है उसमें एम्बिग्विटी आ जाएगी, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और फिर हमें कोई टूल यूज़ करने पड़ेंगे उस अनसर्टेनिटी को एड्रेस करने के लिए। एक चीज़। और सेकंड चीज़ के फ्यूचर की चीज़ की वैल्यू आज की चीज़ की वैल्यू के बराबर नहीं होती है। यानी आपको आज 100 रुपये दिए जाएं या 10 साल बाद दिए जाएं, तो आप चाहेंगे कि आपको आज दिए जाएं। इसका मतलब है आज के पैसे या आज का बेनिफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद का बेनिफिट कम इंपॉर्टेंट है एक आम इंसान की नज़र में। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप फ्यूचर के इम्पैक्ट को आज क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसको भी हमने एग्जांपल देखी थी। आज हम स्टेप 5 के आगे के स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 6 देखते हैं। स्टेप नंबर 6 है मोनेटाइज ऑल इम्पैक्ट्स। यानी मोनेटाइज के लफ्ज़ का मतलब होता है उसको करेंसी की वैल्यू में कन्वर्ट करना। यानी कुछ चीज़ें तो क्लियरली होती है करेंसी की वैल्यू में ना। फर्ज फर्ज करें आपने रोड बनाई और उस पर टोल ले रहे हैं, तो वो तो करेंसी में ही आएंगे हमेशा। लेकिन अगर वहाँ पे किसी इंसान की जान बचती है अच्छी रोड बनाने की वजह से, उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है, तो उसमें कोई रेडिली डॉलर वैल्यू तो नहीं होती, कोई करेंसी की वैल्यू तो नहीं होती। लेकिन आप फिर बट यू कैन एक्चुअली मोनेटाइज इट, कोई ना कोई तरीका निकाल सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी सेहत पे, अगर उसकी गाड़ी टूट जाती, तो गाड़ी के टूटने को आप किसी तरह मोनेटाइज कर सकते हैं। उसको नई गाड़ी लेनी पड़ती, या रिप्लेस करानी पड़ती, या रिपेयर करानी पड़ती। इसी तरह उसको फर्ज करें अगर कोई चोट लग जाए, तो उस चोट को भी आप किसी तरह मोनेटाइज कर सकते हैं। अस्पताल का खर्चा कितना होगा, वहां तक जाने का खर्चा कितना होगा, जितने दिन वो जॉब पे नहीं गया वो कितने पैसों की थी। फिर अगर उसको कोई उससे जज्बाती नुकसान पहुंचा, उसके दफ्तर वालों ने उसको निकाल दिया, तो वो कैसे मोनेटाइज होगा।
इसी तरह अगर उसकी जान बची, आप देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता जो मैं तीन एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको इसमें, एक तो मेजर करना मुश्किल होता जा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जान उसकी बची या नहीं बची, तो किसी की जान बची तो उस पर क्या वैल्यू लगाएंगे हम ना। तो एक तो मेजर करना मुश्किल है, दूसरा इसमें एक सेंसिटिविटी वाली साइड भी आ जाती है कि आप इसको क्यों मॉनिटाइज कर रहे हैं, इंसान की जान की क्या कोई वैल्यू होती है, ये तो प्राइसलेस होती है। तो इसी तरह फिर जब आप मोनेटाइज करने लगते हैं चीज़ों को, तो आपको हर किस्म के वेरिएबल से वास्ता पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली मोनेटाइज कर लेते हैं, और कुछ को आप इजीली मोनेटाइज नहीं करते। लेकिन बहरहाल इकोनॉमीज में जानों को वैल्यू किया जाता है, यानी कि उनकी कोई ना कोई वैल्यू लगाई जाती है, क्योंकि उसके बदले आपने कोई काम करना होता है। एक्चुअली जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शुरू हुआ था ना पहली बार इंग्लैंड में, आज से कोई 700-800 साल पहले, तो पहला काम ही यही था। इंग्लैंड में, लंदन में ताउन फैला था, प्लेग आई थी, तो उसमें लोगों को लंदन से निकालना था। तो वहाँ पे ये डिस्कशन हुई थी, मेयर थे उस वक्त के, उन्होंने ये डिस्कशन की थी कि हमें सरकारी पैसे खर्च करके इन लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये प्लेग से बच सकें। और फिर उन्होंने कैलकुलेट किया था कि एक्चुअली इनको जब मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा, तो मैं अगर एक डॉलर पाउंड लगा रहा हूँ इनको ट्रांसपोर्ट करने में फॉर एग्जांपल, तो हर पाउंड के पीछे मुझे 74 या 75 पाउंड का बचत हो रही है, यानी स्टेट को बचत हो रही है, क्योंकि लाइफ इतने पाउंड की है उस वक्त उन्होंने। अब अगले चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे, तकरीबन 100 से कुछ कम पाउंड्स पे वैल्यू किया था इंसानी जान को। ये 500 से 800 साल पहले की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी वैल्यू, आज भी बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं लोग, उस वक्त भी बहुत बड़ी वैल्यू रखी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर किस्म की चीज़ मोनेटाइज करनी पड़ती है। अब जब ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, जज्बात आ गए, मोनेटाइज करना मुश्किल हो गया, तो फिर एक और तरीका निकाला लोगों ने, विलिंगनेस टू पे की टर्म्स में, कि कोई बंदा है, उसको इस वैल्यू के अगेंस्ट जो मैं इसको देने लगा हूं, उसको कहा जाए कि ये मैं ये नहीं करूंगा, अगर तुम करोगे तो कितने पैसे देने के लिए तैयार हो ताकि मैं ये कर दूं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि मैं आपके घर के सामने से कचरा नहीं उठाऊंगा, आपको म्यूनसिपैलिटी वाले कहते हैं हम नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर मैं उठाऊं तो आप कितने पैसे देने को तैयार हैं, यानी कचरा ना उठाना और 100 रुपए के एवज कचरा उठाना। तो अगर ये दोनों चीजें आप इनको कंपेयर करके और कह सकते हैं कि हाँ कचरा उठाने की वैल्यू मेरे जहन में 100 रुपए है, तो फिर इसका मतलब है यू आर विलिंग टू पे ₹100 फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी या प्रोजेक्ट या इंटरवेंशन। तो विलिंगनेस टू पे को भी अगेन हम चैप्टर 2 में काफी डिटेल में देखेंगे, लेकिन willingness to pay is actually a typical measure of a benefit, कि इसके बदले कितना देना चाहोगे। लेकिन हो सकता है कि वो बेनिफिट आपका जो है, अब कचरे को हटाने को छोड़ के किसी और जगह पे चले जाते हैं, रोड बनाने पे चले जाते हैं, तो फर्ज करें आपकी विलिंगनेस टू पे इज अनदर $10, अनदर ₹500 इन टैक्सेस, लेकिन वो रोड बनते हुए किसी का नुकसान हो रहा है। एक बंदा है जिसकी, जो वहां पे काश्त करता है और उसकी काश्त खत्म हो जाएगी फर्ज करें, तो वो अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैं 100 रुपए दे दूंगा, उसको ऐसे देखना है कि उसको अब कितने पैसे दें कि वो मान जाए कि रोड बन जाए। यानी आप तो पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन उसको पैसे देने पड़ेंगे। आप, यू आर विलिंग टू पे मनी, ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट सम मनी एज अ कंपनसेशन। तो ये विलिंगनेस टू पे और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, पे उस बंदे की जो बेनिफिट ले रहा है, एक्सेप्टेंस उस बंदे की जो कॉस्ट बर्दाश्त कर रहा है, तो वो दोनों को कंपेयर किया जाता है, और इवेंचुअली अगर बेनिफिट ज़्यादा हो, इन अदर वर्ड्स विलिंगनेस टू पे ज़्यादा हो, तो फिर वो प्रोजेक्ट किया जाता है। अगर इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पे एनीथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन, कोई भी इंटरवेंशन फर्ज करें, फर्ज करें आपके घर के आगे से कचरा उठाने की बात है, और आप कह रहे हैं कि अ, मैं 1 रुपया देने को भी तैयार नहीं हूँ, इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में द विलिंगनेस टू पे फॉर ट्रैश रिमूवल इज जीरो। इसका मतलब उसकी कोई सोशल वैल्यू नहीं है। जितना ज़्यादा आप विलिंग टू पे होंगे, उसका मतलब है ये चीज़ आपके पास उतनी ज़्यादा सोशल वैल्यू रखती है, और इसी तरह फिर गवर्नमेंट उस पर उतनी ज़्यादा पब्लिक मनी इन्वेस्ट करने को रेडी होगी। जहाँ पे पिछली दफ़ा हमने बात की थी मार्केट फेलियर की और गवर्नमेंट फेलियर की ना,
तो जहाँ पे मार्केट्स चल रही होती हैं और अच्छी तरह चल रही होती हैं, तो डिमांड कर्व से पता चलता है कि विलिंगनेस टू पे कितनी है। ऑब्वियसली अब आप हर बंदे से जाके वो रिसर्च तो नहीं करेंगे ना, हाउ मच यू आर विलिंग टू पे एंड सो ऑन। तो डिमांड कर्व्स बनाए जाते हैं जिनसे पता चलता है कि विलिंगनेस टू पे कितनी है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो भी एनालिसिस कर रहा होता है, सीबीए कर रहा होता है, वो हर दफ़ा हर चीज़ का खुद डिमांड कर्व नहीं बनाता। डिमांड कर्व्स इकोनॉमीज में बने हुए होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ हमें कोई कर्जा देते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं होता है कि हमें तो सिर्फ नजर आ रहा होता है ना कि उधर वो बैठे हुए हैं, इधर हम बैठे हुए हैं और बात हो रही है और वो कह रहे हैं बिजली के बिल बढ़ा दो वगैरह वगैरह। वो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे होती है, और उसके अंदर सोशल डिस्काउंट रेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, विलिंगनेस टू पे भी कैलकुलेट की जाती है, डिमांड कर्व्स भी। और उसकी बेसिस पे फिर आईएमएफ आपको कहता है कि मैं आपको इतने परसेंट पे और इन इन पॉलिसी चेंजेस के साथ दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में आपके आपकी इकोनॉमी में विलिंगनेस टू पे इस चीज़ की इतनी है, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट इस चीज़ की इतनी है एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ व्हाट यू कैन अर्न। आप इस 100 रुपए पे मेरे ख्याल में 150 रुपए कमा सकते हैं, और इसलिए मैं 100 रुपए पे आपसे 130 रुपए लूंगा। 20 आपने एक्स्ट्रा कमा लिए, 30 मेरे हो गए। तो इस तरह करके ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। मैं ये सिर्फ आईएमएफ या इनके इनके एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये जब हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक्चुअली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, और उससे हमें बहुत सारी फिगर्स मिलती हैं जिनको हम बाद में अपनी इकोनॉमी में यूज करते हैं। अपने यहाँ काम करते हुए हर दफा, जैसा पिछली बार मैंने आपको कहा था कि हमारे पीसी 1 फॉर्म में काफी डिटेल में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। इनफैक्ट प्रोहिबिटिव डिटेल में, इतनी डिटेल में है कि कोई कर ही नहीं सकता और वो हो ही नहीं पाता। लेकिन ये जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं, चूंकि इन्होंने इसी बेसिस पे आपको कर्जा देना होता है, उस कर्जे की वापसी की शराइत रखनी होती है, तो वो बहुत थॉरली ये सारे एनालिसिस करते हैं। और उसकी वजह से बहुत सारे प्लगइन्स बन जाते हैं, यानी कह लें कि इस्तेमाल के काबिल वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम आज बात करें कि पाकिस्तान में सोशल डिस्काउंट रेट कितना है। अगेन, सोशल डिस्काउंट रेट पे हम आगे काफ़ी बात करेंगे। तो ये नॉर्मल डिस्काउंट रेट से अलग होता है। तो वो अब हमारे पास हमें कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में उस तरह की अरेंजमेंट ही नहीं है, उस तरह के ट्रांजैक्शंस ही नहीं है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान, गवर्नमेंट और म्यूनसिपैलिटीज के दरमियान। हमारा बजटिंग सिस्टम टोटली डिफरेंट है। लेकिन चूंकि ये लोग हमें कर्जा देते रहते हैं, हम उनसे कर्जा लेके कर्जा वापस करते रहते हैं, तो दे आर काइंड ऑफ गॉड सेंट फॉर अस, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अल्लाह की तरफ से। वो जहाँ ये नुकसानात तो भी होते हैं, वहाँ से ये फायदे हो जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी के कुछ वाइटल साइंस हमें पता चलने शुरू हो जाते हैं। वरना अगर ये लोग हमें कर्जे ना दे रहे होते और हम कर्जे वापस ना कर रहे होते, तो हमें तो प्रॉब्लली ये भी नहीं पता चलना था कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, वगैरह वगैरह। तो खैर, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मजीद कर्जे लें। द आइडिया वाज टू लेट यू नो के मॉनेटरी वैल्यू असाइन करने के लिए, डॉलर वैल्यू असाइन करने के लिए आपको कुछ फिगर्स चाहिए होती हैं जो आपको इन जगहों से मिलती हैं। तो एग्जाम्पल को देखें स्टेप नंबर 6 की। तो हमारे जो एनालिस्ट एनालिस्ट थे, उन्होंने जो कैटेगरीज टाइम सेव्ड की मोनेटाइज की, एक था लेजर टाइम सेव्ड पर व्हीकल, यानी हर जो गाड़ी गुजर रही है उसने लेजर टाइम उसका कुछ बचा ना, यानी ट्रैवलिंग उसको कम करनी पड़ी। तो वो कितना है, तो उसने ऐसे एस्टिमेट किया कि इट इज़ 25% ऑफ ग्रॉस वेज, यानी जितनी उसकी तनख्वाह है उस बंदे की जो ट्रैवल कर रहा है, उसका 25% मल्टीप्लाइड बाय कितने पैसेंजर्स हैं उसकी गाड़ी में। तो वो ओवरऑल कैलकुलेट करके पता चला कि वो तकरीबन $13 है पर व्हीकल आवर। एक गाड़ी अगर 1 घंटा उस रोड पे ट्रैवल करती है तो $13 लेजर टाइम के बराबर लेजर टाइम बचता है। इसी तरह बिजनेस टाइम को उसने कैलकुलेट किया कि ये 23.5% पर $23.5 पर व्हीकल आवर है। और जो ट्रक ड्राइवर का टाइम बचा है, वो जितना भी टाइम बचा है उसकी वैल्यू हर घंटे की तकरीबन 27.4 डॉलर है। अगेन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया था ना कि मोनेटाइज करना इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दिस एग्जाम्पल। हर फिगर को लाने के लिए पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। स्टेप नंबर 6 के बाद जो 7th स्टेप है वो है डिस्काउंट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स टू ऑब्टेन प्रेजेंट वैल्यू।
यानी आज की वैल्यूज तो आपने ले ली, फ्यूचर की जो बेनिफिट्स और कॉस्ट्स हैं यानी इम्पैक्ट्स हैं, उनको डिस्काउंट करके आज पे लेके आए, आज की वैल्यू पे, और फिर देखेंगे टोटल कॉस्ट्स या बेनिफिट्स कितने हैं। अब यहाँ पे क्यों फ्यूचर के बेनिफिट्स को डिस्काउंट किया जाता है, कॉस्ट को डिस्काउंट किया जाता है, उसके दो रीजंस हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था। उसी को एलेबरेट कर रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले कि ये जो पैसा आप लगा रहे हैं किसी ना किसी चीज़ पे, इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी आप इस पे ना लगाएं। आज आप फर्ज करें मोटरवे ना बनाएं, ये आपके सामने आर्गुमेंट किया जाता है ना। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि मोटरवे से कौमें नहीं बनती। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो आपको कह रहे हैं कि जो आज आप मोटरवे पे पैसे लगा रहे हैं, ये इस पे ना लगाएं, ये स्कूल पे लगा दें, या एनसो किसी और चीज़ पे लगा दें। तो उससे आपकी कौम बनेगी और फ्यूचर में आपको ये वाले बेनिफिट होंगे। तो जो दूसरी पार्टी है, फर्ज करें नून लीग, वो ये कहती है कि नहीं, ये मोटरवे पे लगा दें आज के पैसे, क्योंकि हमें इसमें ट्रेड के बेनिफिट होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा वगैरह वगैरह। तो आप समझ रहे हैं ना कि इनके जहन में वैल्यू ऑफ, एक के जहन में वैल्यू ऑफ टुडेज जॉब ज्यादा है, द वैल्यू ऑफ ट्रेड, द वैल्यू ऑफ इंक्रीज बिजनेस ज्यादा है करंटली, और दूसरे के जहन में वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ फ्यूचर जनरेशंस बीइंग मोर प्रोडक्टिव वो ज़्यादा है। अब इस पे ऑब्वियसली डिबेट की जा सकती है, इसीलिए पार्लियामेंट्स बनती हैं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं कि उनके अपोजिंग व्यूज होते हैं, उनमें एक बैलेंस आता है, और फिर कहीं ना कहीं कॉम आगे जाती है। तो एसेंशियली कोई सही या गलत नहीं होता। वी हैव टू अंडरस्टैंड के ये सारे ह्यूमन जज्बात होते हैं, और इन्हीं को पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। तो पहला रीजन, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहीं और पैसा लगाया जा सकता है या फ्यूचर में कहीं उसको लगाया जा सकता है, इस वजह से डिस्काउंट किया जाता है बेनिफिट्स और कॉस्ट को फ्यूचर वालों को प्रेजेंट पे। और दूसरा ये कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अ, ये मेरे काम आ जाए, ये आज वाला जो हुकूमत के पास पैसा है, ये कुछ ऐसा हो कि मैं भी इसका काम, मेरे भी काम आ सके। जो 70 साल का बुजुर्ग होगा वो कहेगा कि मेरी प्रॉब्ली 10 साल एज रह गई है, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट करो कि मैं भी देख जाऊं कुछ बेहतरी। जो 50 साल वाला होगा वो कहेगा चलो आज नहीं कर रहे तो 10 साल बाद कम से कम जरूर कर दें, हम भी कुछ देख जाएं। जो यंग होगा, बिल्कुल 20-22 साल का बच्चा होगा, वो कहेगा कुछ आज लगा दें, बहुत सारा आगे कर दें, क्योंकि आगे भी तो काम चलना है। तो ये ह्यूमन नेचर है ऑब्वियसली कि अपनी लाइफ स्पैन, फ्यूचर को भी लोग वैल्यू करते हैं, लेकिन स्टिल ऐसे नहीं करते कि वो ये कह दें कि चलो 300 साल बाद लगा देना। वो अपनी लाइफ स्पैन या अपनी, उनके जहन में जो भी उनकी एंड ऑफ लाइफ होती है रफ सी, वो कोशिश करते हैं कि फ्यूचर को उससे बहुत ज़्यादा आगे एक्सटेंड ना करें। तो इन दो रीजंस की वजह से डिस्काउंट किया जाता है। तो अ, जो दूसरा रीजन मैंने आपको बताया, उसमें एक एक्सट्रीम केस ये हो सकता है कि कोई कहे नहीं, आज ही ये पैसा मेरे ऊपर लगना चाहिए। और दूसरा केस ये हो सकता है कि ठीक है, आप जनरेशनल प्रोजेक्ट पे इसको स्पेंड कर दें, वो दूसरी एक्सट्रीम है। तो इसके बीच में कहीं फिर चीज़ें सेटल होती है। अब ये डिस्काउंट रेट कितना रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल बात हो रही है कि 10 साल बाद, आज हम मोटरवे नहीं बनाते, हम अ, हम इससे स्कूल्स को फंड देना शुरू कर देते हैं, जिससे 10 साल बाद स्कूल के बच्चे जॉब मार्केट में आएंगे, और वो 100-100 रुपए महीने के कमाना शुरू कर देंगे। लेट्स से एक एग्जांपल ऐसी है। तो अब वो 10 साल बाद जो महीने के 100 रुपए हैं, उसको आज पे लेके आए अगर, डिस्काउंट करें अगर, तो अगर मैं डिस्काउंट रेट फर्ज करें 20% रख दूं, 20% पर एनम, तो वो तो 100 रुपए यहाँ आते आते वो 1 रुपया भी नहीं बचेगा। तो फ्यूचर के की बेनिफिट की वैल्यू अगर 1 रुपया है और आज वाले की 20 रुपए है, तो फिर फ्यूचर का प्रोजेक्ट तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं बनेगी इधर आज पे आके डिस्काउंट होके। तो फिर क्या नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्यूचर के डिस्काउंट रेट्स होते हैं, सोशल डिस्काउंट रेट्स, उनको कम रखा जाता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तकरीबन 3 से 7% तक रखती हैं सोशल डिस्काउंट रेट को। जैसे आप अपने एग्जाम्पल को देखें ना, इसमें इन्होंने 7.5% डिस्काउंट रेट रखा था। और जो डेवलपिंग मुल्क हैं वो तकरीबन 8 से 15% तक रखते हैं। अब ये इसमें बड़ी वैरायटी है। चाइना 8% रखता है, पाकिस्तान तकरीबन अ, पाकिस्तान आजकल 12.5% रख रहा है, लेकिन 2014 में हम 8.5% के करीब रखते थे।
और इस तरह जो साउथ अमेरिका के मुल्क हैं वो 15% तक रखते हैं, इंडिया भी तकरीबन 12% रख रहा है आजकल। लेकिन अगेन ये फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान ने नहीं कैलकुलेट की हुई, ये मुख्तलिफ वर्ल्ड बैंक की और एशियन डेवलपमेंट बैंक बैंक की और IMF वगैरह की स्टडीज़ हैं, जिससे हमें ये इसी तरह जो अभी चाइना के हम लोन ले रहे हैं वो उनके सेंट्रल बैंक्स कैलकुलेट करके हमें दे रहे हैं। तो कुछ फिगर्स वहाँ से आते हैं कि सोशल डिस्काउंट रेट क्या होना चाहिए। और कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अभी हम थोड़ी देर में इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखेंगे तो कुछ पर्सपेक्टिव से एक और बात समझ आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी बड़ी बात ये समझ लें कि कुछ कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना, गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे इशू करती है, वो कहती है कागज़ ले लो और इसके बदले मैं तुम्हें मुझे पैसे दो, मैं 10% तुम्हें रिटर्न दूंगा। इसका मतलब ये है कि वो अवामी पैसे को समझते हैं कि 10% रिटर्न उस पर काफ़ी है। इसका मतलब है कि उनके जहन में सोशल डिस्काउंट रेट 10% है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई आप फिर 10% ही यूज़ करें, जितने जितने पे आप बॉन्ड की यील्ड दे रहे हैं 10। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सितंबर के आखिर में गवर्नमेंट ने बाय बैक किए थे बहुत सारे ट्रेजरी बॉन्ड्स ना। तो वो उसमें 10 ईयर यील्ड्स के जो 10 साल के रिटर्न वाले बॉन्ड थे जो वो 12.3% पे बाय बैक किए। तो अब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के जहन में 10 साल आगे की वैल्यू इस वक्त 12.3% है। तो मुख्तलिफ तरीके फिर लोग यूज़ करते हैं सोशल डिस्काउंट रेट निकालने के। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि सोशल डिस्काउंट रेट्स जो हैं वो जो पब्लिश्ड रेट्स होते हैं, या जिसको हम डिस्काउंट रेट या फाइनेंस की टर्म्स में या स्टॉक की टर्म्स में बात करें तो काइबोर रेट्स, उनसे काफ़ी कम रखना होता है। क्योंकि अगर उन रेट पे रखा गया है जो आजकल पाकिस्तान में 17.5% है, तो फिर 10 साल से पीछे डिस्काउंट करके लाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी और कोई फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो सोशल डिस्काउंट रेट को कम रखा जाता है हमेशा, ताकि फ्यूचर के इम्पैक्ट की वैल्यू बढ़े और लोग फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस को इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस समझें। अब ये जो डिस्काउंट रेट्स हैं ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इट्स अ कंटेंसस इशू। आपको अभी समझ आ गया होगा, मेरी डिस्कशन से ही आपको समझ आ गया होगा ना कि 12.5 से 12 कर दिया तो एकदम फ्यूचर का प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आज का कम कम हो जाएगा। कनाडा की गवर्नमेंट फर्ज करें इसने 8.5 रखा है, इसके बजाय 5 रख देता तो फ्यूचर की तो कोई वैल्यू ही ना रहती। और जो प्रोजेक्ट फ्यूचर पे फोकस कर रहे थे वो बिल्कुल नीचे चले जाते और आज के प्रोजेक्ट ऊपर चले जाते। तो फिर क्या होता है कि लोग इस पे बहुत बहस करते हैं CBA करते हुए कि नहीं इतना नहीं इतना होना चाहिए। तो इसलिए फिर एज एन एनालिस्ट, आप CBA एनालिस्ट हैं, आप करके दे रहे हैं, तो आपको इसके पीछे फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल बेसिस रखनी पड़ती है। तो वो जो एनालिटिकल बेसिस है वो सेंसिटिविटी एनालिसिस है। सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो अगेन इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे। लेकिन आप लोग चूंकि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, तो आप लोगों ने रिग्रेशन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी ना। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है कि लेट मी ग्रैब द पेन हियर। आपकी जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है ना, कुछ इस तरह की होती है, y = mx + c। एक स्टैंडर्ड सबसे आसान तरीन जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है। तो y जो है आपका आउटकम ऑफ कंसर्न होता है कि मेरा पौधा कितना बड़ा होगा। x जो है वो वेरिएबल है, वो कहता है कि जितना पानी से इसका ताल्लुक है, पानी दोगे तो बड़ा होगा। और ये एक फिर c है, वो कह रहा है कि तुमने पानी ना भी दिया तो इतना 1 फुट का तो हो ही जाएगा, ये इसको कहते हैं कांस्टेंट। फिर ये कह रहा है कि x पानी है, m बता रहा है कि कितना पानी दोगे तो कितना बड़ा होगा। तो इस m को हम कहते हैं कि ये इसके लेट मी ग्रैब द पेन हियर, ये वाला जो m है, इसको हम इसको हम कहते हैं कि ये x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी 2 लीटर पानी दोगे तो पौधा 1 इंच बड़ा होगा। अ, 1.5 लीटर पानी दोगे तो पौधा 1 इंच बड़ा होगा, या वट एवर जो भी ये m का फैक्टर बनता है। तो ये m फैक्टर आपको एक तरह से बता रहा है कि हाउ सेंसिटिव योर प्लांट इज टू वाटरिंग। ये एक तरह से आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस कर दिया पौधे के बड़े होने के ताल्लुक का विद विद हाउ यू वुड वाटर इट। तो इस तरह की चीज होती है सेंसिटिविटी एनालिसिस। अगेन ये आप लोगों के लिए एक क्रूड सी एग्जांपल थी, क्योंकि आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन
तकरीबन इसी तरह तरह की चीज़ होती है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसको हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। रिग्रेशन एक टूल होता है सेंसिटिविटी में, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो ये जी हमारा स्टेप नंबर 7 था। छोटी सी ब्रेक के बाद विल डू 8, 9 एंड 10।